नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है अपने टेक्निकल हेल्पर की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। इससे पहले जो है 2 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के ऊपर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी टेक्निकल हेल्पर के नाम से। उसके अंदर वो आपको क्लासेस मिल जाएगी और इसके बाद आने वाली क्लासेस भी आपको वहीं मिलने वाली है। तो आप जो है पहली चीज़ टेक्निकल हेल्पर के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो क्लासेज रहेगी उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आपने जो है पिछली क्लासेस देखी है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर किए तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी जो क्लासेज है उनको भी शेयर करते रहिए, ताकि जो है इस कंटेंट का बाकी जो आपके साथी मित्र हैं उनको भी फ़ायदा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज की जो क्लास है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है कि मोटर सिंगलिंग और टाइमर परिपथों के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि जो सिंगलिंग और टाइमर परिपथ है उनके अंदर कौन कौन सी जो मोटर है यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, टाइमर युक्तियों के अंदर यानी कि टाइमर जो सर्किट है उसके अंदर रिलेक्टेंस मोटर जो होती है वो यूज़ की जाती है, ना कि शेडेड पोल मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर जो है वो यूज़ होती है। तो टाइमर जो सर्किट होते हैं उनके अंदर जो है रिलेक्टेंस मोटर जो है वो यूज़ की जाती है दोस्तों। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया था कि एक डीसी मशीन में कॉपर लॉस पूर्ण भार हानियों के लगभग होती है, यानी कि कॉपर लॉस जो होता है उसका मान कितना होता है। तो कॉपर लॉस जो है दोस्तों, जो मोटर है उसके अंदर कॉपर लॉस का मान सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर लॉसेज की बात आ जाए तो सबसे ज़्यादा लॉसेज कौन से होते हैं, तो कॉपर लॉस ही होते हैं। पहली चीज़ कि सबसे ज़्यादा लॉसेज कौन से होते हैं, तो कॉपर लॉस ही होते हैं। अब इनका मान कितना होता है, तो इनका जो मान होता है वो फुल लॉसेज जो है उनका 35 से 40% तक होता है, यानी कि जो आपका पूर्ण भार हानियाँ यानी कि फुल लोड जो लॉसेज है उनका जो है कितना 35 से 40% जो लॉसेज है वो ओनली ऑन कॉपर लॉस होता है। तो कॉपर लॉस का मान 35 से 40% है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जो आपको दिया गया था वो दिया गया 30 से 40%। तो 30 से 40% जो है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया कि वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मुख्यतः एक खालिस्तान पद्धति है, यानी कि वार्ड लियोनार्ड जो मेथड है वो क्या है। तो सबसे पहली चीज़, वार्ड लियोनार्ड जो होता है वो दोस्तों वो आपका एक तरीके से गति नियंत्रण विधि यानी कि स्पीड कंट्रोलर मेथड है, यानी कि स्पीड जो है नियंत्रण विधि है। तो स्पीड नियंत्रण विधि अगर है तो अगर मैं बात करूँ स्पीड नियंत्रण कैसे की जा सकती है, तो स्पीड जो होती है उसको नियंत्रित करने के लिए अपने क्या करते हैं, इसमें 2 मशीनें होती हैं मेनली, यानी कि एक मोटर होती है, एक जनरेटर यूज़ करते हैं। तो इस जनरेटर की जो सप्लाई वोल्टेज होती है वो आपकी सीधी जो है मोटर को सप्लाई दी जाती है, यानी कि जनरेटर जो बिजली पैदा करेगा उसको सीधा जो है वो मोटर को देकर मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि मोटर की जो सप्लाई वोल्टेज है उस सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करके और अपने क्या करते हैं इसके अंदर मोटर की जो स्पीड कंट्रोल है वो करते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, यानी कि आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करके और अपने क्या करने वाले हैं, इस मोटर की स्पीड कंट्रोल करने वाले हैं। तो वार्ड लियोनार्ड विधि के अंदर अपने करते क्या है, तो सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल करते हैं किसकी, आर्मेचर की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कक्षा 3 सिरेमिक कैपेसिटर जो है के ढांकता हुआ के रूप में उपयोग किए जाने वाला सबसे आम यौगिक कौन सा है, यानी कि इसने पूछा है कि असल में सिरेमिक कैपेसिटर जो है उसके अंदर जो परत के रूप में यानी कि ढांकता हुआ यानी कि परत के रूप में जो है वो यूज होने वाला तीसरी परत में कौन सा पदार्थ है। तो वैसे तो सिरेमिक कैपेसिटर में सिरेमिक यूज होता है, लेकिन सिरेमिक के जो आगे के जो यौगिक है वो यौगिक दिया होगा यहाँ पर कौन सा, मैग्नीशियम टाइटेन होता है या फिर कैल्शियम टाइटेन होता है या फिर यहाँ पर बेरियम टाइटेंट होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बेरियम टाइटेंट जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा कि सिरेमिक कैपेसिटर की जो तीसरी लेयर है, तीसरी लेयर में कौन सा पदार्थ आता है, तो बेरियम जो है टाइटेंट आता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि डीसी शंट मोटर खालिस्तान भी कहलाती है, यानी कि जो शंट मोटर होती है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों डीसी की जो शंट मोटर होती है मेनली अगर बात करें तो स्थिर गति की मोटर कहलाती है, यानी कि डीसी की जो
शंट मोटर है वो आपकी एक तरीके से स्थिर गति की मोटर कहलाती है। तो अगर स्थिर गति की मोटर है तो स्थिर गति कैसे रह सकती है, यानी कि एन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो फ्लक्स के ऊपर। तो फ्लक्स जो है वो अपने कंट्रोल करके, यानी कि फ्लक्स नियत अगर फ्लक्स होगा, फिक्स फ्लक्स होगा, तो अपने गति जो है वो भी फ्लक्स होगी। वैसे इसके लिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बैक ईएमएफ को भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि असल में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईबी बटे में फाई। ईबी बटे में फाई रहेगा, तो अगर बैक ईएमएफ और अगर फ्लक्स है वो अगर फिक्स रहेंगे तो आपकी स्पीड भी फिक्स रहेगी। तो देखते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए नियत फ्लक्स मोटर। जी हाँ, नियत फ्लक्स मोटर है। अगर मैं बात करूँ नियत वोल्ट मोटर है, परिवर्तनीय वोल्टता मोटर, या नियत धारा मोटर, नियत गति मोटर, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नियत फ्लक्स मोटर जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। लेकिन जो आपका बोर्ड ने इसका जो राइट आंसर माना था वो ए ही माना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि यदि ई जो है डीसी मोटर का बैक ईएमएफ है, यानी कि ई अगर डीसी मोटर का बैक ईएमएफ और वी जो है टर्मिनल वोल्टेज है, तो अधिकतम शक्ति की क्या स्थिति रहेगी, यानी कि अधिकतम जो है शक्ति की क्या स्थिति है। तो असल में डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में एक संबंध होता है कि मैक्सिमम जो पावर के ऊपर कब काम करेगी, तो जब आपका ईबी जो है, यानी कि जब ईबी जो है दोस्तों वो बैक ईएमएफ का आधा हो, यानी कि बैक ईएमएफ जो है वो लगाई गई वोल्टेज का जब आधा होता है, उस कंडीशन में जो मोटर होती है वो अपनी अधिकतम जो है पावर पे काम करती है। तो लगाई गई वोल्टेज का अगर आधा होती है बैक ईएमएफ, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता कि लगाई जो वोल्टेज है वो बैक ईएमएफ का दुगना होती, तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन का जो आंसर था वो दोनों सही होता। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो है इसका जो राइट आंसर क्या बन रहा है, वो क्या बन रहा है, सी जो क्वेश्चन है वो इसका राइट आंसर बन रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था कि यदि एक डीसी मोटर की लोड रहित चाल 1350 आरपीएम है और फुल लोड पर चाल 1150 आरपीएम है, तो इसकी वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात कीजिए। पहली चीज, ये वोल्टेज रेगुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो बात हो रही है वो आपकी स्पीड रेगुलेशन की बात हो रही है। स्पीड रेगुलेशन की बात हो रही है, ना कि वोल्टेज रेगुलेशन की। तो स्पीड रेगुलेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है कि एनआर यानी कि स्पीड रेगुलेशन बराबर में नो लोड स्पीड माइनस में जो है फुल लोड स्पीड और बटे में जो है फुल लोड स्पीड और इनटू में 100। तो ये जो है आपका फॉर्मूला यूज करते हैं अपने स्पीड कंट्रोल जो है इसके लिए, यानी कि वोल्टेज जो स्पीड कंट्रोल है, स्पीड कंट्रोल के लिए जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं कि नो लोड पर स्पीड और फुल लोड पर स्पीड और बटे में फुल लोड पर स्पीड इनटू में 100। तो यहाँ पर एक नो लोड के ऊपर स्पीड दे रखी है आपको और एक फुल लोड पे स्पीड दे रखी है। तो नो लोड पे स्पीड और फुल लोड पे स्पीड, तो अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के अंदर मान कैसे रखोगे। तो मान देखिए ऐसे रखने आपको 1350 माइनस 1150 बटे में 1150 इनटू में 100। अब अगर आप कैलकुलेशन करोगे इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 17.39। 17.39 जो है इसका आंसर आएगा। इसको कैलकुलेशन करोगे उसके बाद में दोस्तों, तो कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया कि एक डीसी सीरीज मोटर की स्पीड आर्मेचर करंट विशेषता खालिस्तान होती है, यानी कि एक डीसी सीरीज मोटर की जो स्पीड होती है वो आर्मेचर करंट विशेषता खालिस्तान होती है। क्या होती है, आयताकार, अति प्रवल्ली होती है, रेखिक होती है, प्रवल्ली होती है या संतृप्त। एक प्रवल्ली और उसके पश्चात रेखिक होती है, संतृप्त एक रेखिक और उसके पश्चात प्रवल्ली होती है। तो असल में दोस्तों इसके अंदर जो है अगर मैं बात करूं लोड पर निर्भर करती है। जो आपकी डीसी सीरीज मोटर की जो स्पीड होती है वो लोड पर डिपेंड करती है और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अति प्रवल्ली। लेकिन यहाँ पर इसका जो है आंसर दे रखा है इसने अति प्रवल्ली ना देके आयताकार अति प्रवल्ली दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया कि कौन सी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंपों में उपयोग में आती है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है उनमें दोस्तों पहली चीज जो स्थिर गति की मोटरें हैं, जो स्थिर गति की मोटरें वो उपयोग में आने वाली है। तो स्थिर गति की जो मोटर है वो कौन सी होती है, तो लगभग शंट मोटर जो है वो स्थिर गति की मोटर होती है, इसलिए शंट मोटर इसका राइट आंसर रहेगा, ना कि सीरीज
या कम्युलेटिव कंपाउंड या डिफरेंशियल कंपाउंड। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, शंट मोटर, क्योंकि असल में सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है उनके अंदर आपको स्थिर गति की मोटर यूज करनी है उसके लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि डीसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण पद्धति या रियोस्टेटिक नियंत्रण पद्धति में परिवर्तनीय प्रतिरोध खालिस्तान होता है। यानी कि इसने पूछा कि आर्मेचर नियंत्रण विधि जो है, आर्मेचर कंट्रोल विधि जो है उसके अंदर प्रतिरोध कहाँ लगा होता है, ये पूछा इसने। वेरिएबल रियोस्टेट कहाँ लगा होता है। तो दोस्तों जो आर्मेचर कंट्रोल विधि और फील्ड कंट्रोल विधि, दो विधियां इसके अंदर जो आपकी डीसी की शंट मोटर है उसकी जो स्पीड कंट्रोल की होने वाली है। तो इसके अंदर जो है आपका आर्मेचर कंट्रोल विधि होती है, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा होता है। और अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पर आपको दिया होता कि फील्ड नियंत्रण विधि है उसमें प्रतिरोध कहाँ लगा होता है, तो फील्ड के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता। तो फील्ड नियंत्रण विधि में फील्ड के साथ में श्रेणी क्रम में, और आर्मेचर नियंत्रण विधि में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। और ये दोनों की दोनों विधियां आपकी शंट और कंपाउंड मोटर की स्पीड कंट्रोलर की विधियां रहने वाली है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया, उच्च चाल वाले अल्टरनेटरों तथा टर्बो अल्टरनेटरों के लिए सामान्यतः किस प्रकार के रोटर का उपयोग होता है। तो जो ज्यादा स्पीड वाले अल्टरनेटर है उसमें कौन सा अल्टरनेटर का रोटर उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ज्यादातर जो अल्टरनेटर है उसमें जो ज्यादा स्पीड के अल्टरनेटर है उसके लिए ऑप्शन दिया गया सेलिएंट पोल प्रकार का है, प्रोजेक्टर पोल प्रकार का है, स्मूथ सेलिएंट प्रकार का, या ए व बी दोनों है। अब देखिए आपका जो ज्यादा स्पीड के जो अल्टरनेटर होते हैं उसके अंदर जो है दोस्तों बेलनाकार प्रकार का रोटर होता है। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया वो दिया गया स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार का रोटर। तो स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार का जो रोटर है वो रहने वाला है। और अगर मैं बात कर लूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि बेलनाकार प्रकार का जो रोटर है उसमें पोलों की संख्या कितनी होती है, तो इसके अंदर पोलों की जो संख्या होगी वो कम से कम होगी कितनी, लगभग 2। और अगर बात करूँ आपसे पूछ लिया जाता कि कम या फिर मध्यम गति पर चलने वाले जो अल्टरनेटर है उसमें कौन से प्रकार का रोटर यूज होता है, तो उसमें आपका सेलिएंट पोल प्रकार का रोटर होता है। यानी कि कम स्पीड के लिए सेलिएंट पोल प्रकार का और ज़्यादा स्पीड के लिए आपका बेलनाकार प्रकार का रोटर होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस खालिस्तान के बराबर होता है। अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो है वो किसके बराबर होता है, तो आर्मेचर का रिसाव प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिक्रिया प्रतिरोध, आर्मेचर के रिसाव व आर्मेचर के प्रतिक्रिया प्रतिरोध के योग के बराबर, रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रतिरोध के अंतर के बराबर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो रहने वाला है आर्मेचर के अंदर जो लीकेज प्रतिरोध है और आर्मेचर के अंदर जो प्रतिक्रिया प्रतिरोध है उन दोनों के योग के बराबर जो है आपका रहता है। तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन दे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कुंडली को घुमाते रहने के लिए मोटर में खालिस्तान कहलाने वाली युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात उलट धारा दी जाती है। तो ब्रश, कम्यूटेटर, एक्साइटर, कार्बन स्प्रिंग या फिर घुड़सवार विद्युतीय चुंबकीय। तो दोस्तों कम्यूटेटर जो होता है उसके अंदर आपको पता है कि अलग अलग कम्यूटेटर सेगमेंट कटे होते हैं और इन सेगमेंट के कारण आपके जो यहाँ पर करंट की जो दिशा है वो आपकी क्या हो जाती है, हर आधे फेरे के बाद में उलट जाती है। तो इसका मतलब ये जो है उलट जाती है, तो इसी के कारण अपने को जो है आउटपुट में डीसी धारा जो है वो मिलती है असल में। तो इसका जो राइट आंसर क्या था, कम्यूटेटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो शेडेड पोल जो मोटर होती है उसमें घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो आपको पता है कि असल में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए सिंगल फेज की मोटरें सेल्फ स्टार्ट होती नहीं है क्योंकि उसमें घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। और सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए असल में उसमें तीन चीज़ें अपने यूज करते हैं, तीन चीज़ें अपने यूज करते हैं, या तो कैपेसिटर यूज करते हैं, या कैपेसिटर यूज करते हैं, या फिर प्रतिरोध यूज करते हैं, या फिर जो अपने शेडिंग रिंग जो है वो आपके लगाते हैं। तो कैपेसिटर, रेजिस्टेंस या फिर शेडिंग रिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, शेडिंग कुंडली दिया गया ऑप्शन में। और यहाँ पर जो है मोटर कौन सी बात हो रही है, शेडेड पोल मोटर की बात हो रही है। तो शेडेड पोल मोटर के अंदर जो है कौन सी विधि यूज की जाती है, तो शेडिंग रिंग जो है वो यूज की जाती है, यानी कि शेडिंग कॉइल जो है वो आपकी यूज की जाती है मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, यानी कि घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि निम्न में से कौन सी मोटर
एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत सप्लाई पर चल सकती है। तो यूनिवर्सल मोटर, रिपल्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर या इलेक्ट्रेंस मोटर या फिर सेलिन मोटर। तो दोस्तों आपको पता है कि यूनिवर्सल मोटर एकमात्र ऐसी मोटर है जो एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर चल सकती है, और ये एक ऐसी मोटर है जो आपकी जो है एसी सीरीज मोटर कहलाती है या डीसी सीरीज मोटर भी कहलाती है। और इसका जो है यूज अपने जो है मिक्सर ग्राइंडर है इसमें करते हैं, जहां पर आपकी जो है लगभग जो है हाई टॉर्क आपको चाहिए उस जगह पे यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है निम्न में से किस सिंगल फेज मोटर में रोटर में कोई टिथ या वाइंडिंग नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर पूछा गया कि किसमें आपके स्लॉट नहीं कटी होती और वाइंडिंग नहीं की होती है, तो ऐसी कौन सी मोटर है। तो आपको दिया गया है कि अपकर्षण स्टार्ट जो है आपकी इंडक्शन मोटर है या फिर रिलक्टेंस मोटर है, हिस्टेरिसिस मोटर है, यूनिवर्सल मोटर है या स्टेपर मोटर है। तो दोस्तों आपको पिछली क्लास में ही बताया होगा कि हिस्टेरिसिस जो मोटर है वो एकमात्र ऐसी मोटर है जो आपकी एसी मोटर है जिसके अंदर कोई भी खांचे नहीं कटे होते और वाइंडिंग नहीं की होती। और ये जो मोटर है ये आपकी कठोर स्टील से बनाई जाती है, यानी कि ये किसकी बनाई जाती है, तो ये आपकी कठोर स्टील से बनाई जाती है। असल में ये एक मात्र ऐसी मोटर है जो आपकी जिसमें खांचे नहीं कटे होते, कठोर स्टील जो है उससे बनाई जाती है, कम आवाज़ जो है इनकी होती है। तो ध्यान रखिएगा हिस्टेरिसिस मोटर है इसी है जिसके अंदर कोई वाइंडिंग नहीं होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया सिक्वरल केज इंडक्शन मोटर की 1/7वें दर पर चलने की प्रवृत्ति दर्शाने वाली घटना को क्या कहा जाता है। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा गया है कि असल में जो सिक्वरल केज मोटर है वो आपकी 1/7वें हिस्से पर चलती है, यानी कि आपकी फुल स्पीड का 1/7वें स्पीड पर चलती है या सिंक्रोनस स्पीड का 1/7वें हिस्से पर चलती है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्राउलिंग कहा जाता है, डैम्पिंग कहा जाता है, हमिंग कहा जाता है, चुंबकीय विरूपण कहा जाता है, ब्रेकिंग कहा जाता है। तो दोस्तों उसको जो है क्राउलिंग जो है आपका बोला जाता है। क्राउलिंग के अंदर दोस्तों क्या होता है कि असल में जो मोटर होती है वो आपकी सिंक्रोनस गति का लगभग 7वें भाग तक चलती है। और ये होता किस कारण से है, तो जब 3 फेज की जो साइन वेव होती है ऐसी सप्लाई होती है वो इसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती 3 फेज के अंदर मोटर को, तो उस कंडीशन में होती है। और असल में इसके जो हार्मोनिक्स होते हैं, तीसरा हार्मोनिक्स, पांचवा हार्मोनिक्स और सातवां हार्मोनिक्स, तो उसमें क्या होता है अगर तीसरे हार्मोनिक्स पर चल रही है तो यहाँ पर आपकी 3 गुना आपकी कम स्पीड होगी, यानी कि सिंक्रोनस गति के तीसरे हिस्से पे चलेगी, 5वें पे चलेगी, और 7वां जो है वो इसका मैक्सिमम स्पीड होगा, यानी कि कम से कम ये जो है 7वें जो है इससे तक आपकी सिंक्रोनस मोटर जो है वो आपकी चल सकती है इसकी सिंक्रोनस गति की। दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि हिस्टेरिसिस मोटर का रोटर जो है किससे बना होता है। तो आपको ऊपर ही बता दिया कि हिस्टेरिसिस मोटर जो है उसका रोटर असल में किसका बना होता है, तो एल्यूमिनियम, ढलवा लोहा, क्रोमियम स्टील या तांबा। तो आपको बताया था कि असल में कठोर स्टील का बना होता है जिसके अंदर कोई वाइंडिंग या खांचे नहीं कटे होते। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा क्रोमियम स्टील का जो है वो आपका बना होता है रोटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग मुख्यतः किसके कारण होती है, यानी कि इंडक्शन मोटर में जो आपकी क्राउलिंग है वो किसके कारण होती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कम वोल्टेज आपूर्ति के कारण, उच्च भार के कारण, मोटर में विकसित अनुकंप के कारण, मशीन की अनुचित डिजाइन के कारण। तो मैंने आपको जो है ऊपर ही बताया कि असल में सिंक्रोनस मोटर के अंदर 3 फेज की जो है सिक्वरल केज मोटर उसके अंदर जो है आपकी अगर 3 फेज की एसी सप्लाई की जो फ्रिक्वेंसी और जो वोल्टेज है वो अगर कम हो जाती है, सब फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, उस कंडीशन में आपकी ये हो जाती है मोटर जो है 1/7वें हिस्से पे चलती है, उसको क्राउलिंग बोलते हैं। तो असल में मोटर की विकसित अनुकंप जो है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण असल में जो है मोटर के अंदर जो है क्राउलिंग का जो इफेक्ट है वो होता है असल में दोस्तों। तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा मोटर में विकसित अनुकंप यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण मोटर के अंदर जो है क्राउलिंग का इफेक्ट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में किस प्रकार की वायु उपयोग की जाती है। तो एयर ब्लास्ट जो परिपथ होते हैं उनमें किस प्रकार की वायु होती है, आयनित वायु होती है, आर्द्रता मुक्त वायु होती है, न्यूनतम CO2 युक्त वायु होती है, या तेल तुषार युक्त वायु होती है। तो दोस्तों इसके अंदर जो है नमी युक्त वायु नहीं यूज की जाती, यानी कि नमी जो है नहीं होनी चाहिए, ऐसी वायु होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो आपका जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा।
और इसी के साथ में आज के जो 20 क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आए हैं। मैंने इजी तरीके से समझाने की कोशिश भी की है। और बाकी अगर आपको क्लास जो है वो बेहतर लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव और जो नॉलेजेबल जो क्लासेज है वो इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहती है। और वो आपको तभी मिलेगी जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही जल्द जो है आपको नई से नई क्लास हम लोग लेके आते रहेंगे। बाकी मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।